सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, संविधान के आज इस क्लास में हम लोग 33 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो 2022 में, 2021 में, 2020 में पूछे जा चुके हैं। यानी कि किसी न किसी परीक्षा में साथियों ये 33 प्रश्न संविधान के पूछे जा चुके हैं और मात्र एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार ये हर एक एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो इसलिए ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सभी लोग भाई क्लास में आ जाइए और पहला प्रश्न यहां पर आपको दिखाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है। देखिए, भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन। निम्न सदन जो होता है वो लोकसभा होती है। उच्च सदन की बात करें तो राज्यसभा होती है, यह आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 80 में किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के बारे में आपको बताऊं तो यह संसद का स्थायी सदन होता है। क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए होती है, तो 30 वर्ष चाहिए होती है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह सारी जानकारी आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। अब उसके बाद देखिए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वह किस राजनीतिक दल के थे। तो साथियों, अगर उप प्रधानमंत्री की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और ये किस दल के थे, तो आईएनसी के थे, ये आपको ध्यान रखना है। आईएनसी बोले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें साथियों तो इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। बताइए भाई। चलिए, तो राज्यसभा के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए साथियों, कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। आंसर आपका जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों, राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो 4 कथन आपके सामने, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। बताइए। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, तो ये मैंने अभी आपको बताया था, इसी क्लास में बताया था। क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन होती है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा संसद का निम्न सदन होती है, नहीं, निम्न सदन तो लोकसभा होती है और निम्न सदन लोकसभा होती है, उच्च सदन होती है राज्यसभा, तो यह गलत हो जाएगा। यह लोकसभा की तरह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। और राज्यसभा का कार्यकाल साथियों 6 वर्ष का होता है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है, यह भी गलत है। क्यों गलत है साथियों? मैंने आपको अभी बताया था, इसी क्लास में बताया था कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ना कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा और यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न। भाई क्लास को आप सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, एक बार लाइक कर देंगे और इस चैनल को जरूर आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट में प्रस्तुत किया जाता है विधानसभाओं, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा या भारत के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त बैठक। तो कुल मिला के यहां पर आपको बताना है कि भारत के वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट में जो है वो विधानसभाओं में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में। कहां पर किया जाता है साथियों? तो बात करें केंद्रीय बजट की, ये लोकसभा में पेश किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों, जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिन तक विलंबित कर सकती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने दिन तक कर सकती है? 14 दिन तक कर सकती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता साथियों कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यह आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। और दूसरी अगर बात करें तो अनुच्छेद 1 आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में क्या है? संसद का संयुक्त सत्र जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है, यह अनुच्छेद 108 में इसका जिक्र किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, अगला प्रश्न कि लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या होता है। सदन के नेता का मतलब क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, इसको हम लोग कह सकते हैं सदन का नेता, इसलिए राइट आंसर आपका बी है। उसके बाद देखिए, निम्न में से किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं। चलिए, तो यहां पर साथियों अगर बात करें अनुच्छेद 40 की, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। और अगर बात करें साथियों पंचायती राज की, तो पंचायती राज के चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो हैं वो आरक्षित रहती हैं, ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न देखिए कि नीति आयोग का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। नीति आयोग की अगर बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। साथियों, आपको ध्यान रखना है किसकी जगह पर की गई थी, तो योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साथियों, तो प्रधानमंत्री होते हैं। उस समय के नीति आयोग का मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। हेडक्वार्टर कहां पर है नीति आयोग का, तो नई दिल्ली में। आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष साथियों कौन होता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, नीति आयोग की अगर बात करें उसका भी अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करें उसका भी प्रधानमंत्री कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखेंगे साथियों कि भारतीय योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारतीय योजना आयोग का गठन साथियों कब किया गया, तो योजना आयोग की जगह पर क्या आया है, नीति आयोग आया है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, यह मैंने आपको बता दिया। योजना आयोग का गठन कब किया गया, 1950 में किया गया। निम्नलिखित में से सीईसी का अर्थ क्या है, यानी कि फुल फॉर्म आपकी पूछी जा रही है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए तो बात करें साथियों, चीफ इलेक्शन कंट्रोलर नहीं, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीईसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगी। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, अगर हिंदी की अगर बात करें साथियों तो मुख्य सूचना आयुक्त तो इसको कहा जाएगा। अगला नंबर का प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो साथियों, कौन है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटा सकता है, तो राइट आंसर जो होगा वो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा अगर चाहें तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। अगले नंबर का प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर बात करें साथियों, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए आयु जो होनी चाहिए वो न्यूनतम 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगले नंबर का प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जो राज्य स्तर पर अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो केंद्र स्तर पर अधिकारी होती है उनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मोटा मोटी तौर पर आप लोग दो बातें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर राज्य लिखा हुआ इसलिए राज्यपाल के द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है कि भारत का प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन था, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें भारत के जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे इनका नाम था सुकुमार सेन। इनका नाम क्या था भाई, इनका नाम था सुकुमार सेन। ये आपको ध्यान रखना है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, तो 1950 से लेकर 1958 तक ये कार्यकाल के रूप में चले। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे साथियों, सुकुमार सेन थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए और बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर कि भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है। तो अगर साथियों हाई कोर्ट की बात करें यानी कि उच्च न्यायालय की बात करें जो सबसे प्राचीन है भारत में, तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि कलकत्ता अगर उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो ये भारत का सबसे प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ, तो वो कौन है। भारत के वह मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको बताना है जिनको राष्ट्रपति यानी कि वो राष्ट्रपति भी बने और वो उपराष्ट्रपति भी बने। तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं, ऐसे कौन मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों बने। तो राइट आंसर जो होगा वो हिदायतुल्लाह के साथ जाएगा, यानी कि न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, अब अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी, बताइए भाई। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी, तो न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी। आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मुख्यमंत्री बनना हो तो आयु कितनी चाहिए होगी। देखिए, लोकसभा का सदस्य बनना हो तब भी 25 वर्ष उम्र चाहिए होगी, अगर मुख्यमंत्री बनना हो तब भी 25 वर्ष ही उम्र चाहिए होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु चाहिए होती है और उसके अलावा राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष और राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष उम्र चाहिए होती है। ये सारी जानकारी आपको अपने मनो मस्तिष्क में ध्यान रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? बताइए। चलिए, तो यहां पर बात करें भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को उपराज्यपाल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न आप बताइए कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, बताइए, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति सेना द्वारा की जाती है या केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं या भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं? मुख्यमंत्री की मंत्रियों की परिषद के प्रति जवाबदेह हैं। तो यहां पर अगर बात करें, भारत में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं साथियों, ये जो होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब उसके बाद देखिए, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों क्या होगा? तो साथियों, क्वेश्चन मैं आपको एक आध दिन पहले भी करवा चुका हूं। यहां पर अगर बात करें भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? बताने की कोशिश कीजिए। कार्यकारी प्रधानमंत्री को इंग्लिश में एक्टिंग पीएम कहा जाता है। यहां पर मैं आपको बताऊं, भारत के पहले और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो गुलजारी लाल नंदा रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न के भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संरचना का प्रावधान किया गया है। तो एकल प्रणाली, संघीय, अर्धसंघीय या द्वैध प्रणाली? तो बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखेंगे कि इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो कभी संसद ही नहीं गए, यानी कि संसद का सामना ही नहीं किया? उनका नाम आपको बताना है। क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? बताइए। चलिए देखिए, अगर हम लोग बात करें, एक प्रधानमंत्री हुए जिनका कार्यकाल जो था, अगर बात करें साथियों, उनका कार्यकाल 1979 से लेकर 1980 तक रहा। और इसमें भी साथियों जुलाई के महीने में बने और 1980 की अगर बात करें तो जनवरी महीने में जो है वो रिटायरमेंट में, मतलब ये हट गए। तो देखा जाए तो साथियों कितने महीने तक? लगभग 6 महीने तक रहे और 6 महीने में कभी इन्होंने संसद का सामना नहीं किया। तो इनका नाम साथियों क्या है? चौधरी चरण सिंह है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगर बात करें चौधरी चरण सिंह की, तो ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री भी रह चुके हैं और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कल को आपसे पूछा जा सकता है इसी प्रकार से प्रश्न, कैसे कौन व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो चौधरी चरण सिंह का नाम आप लोग ना भूलिएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें से 3 सत्य होंगे, एक सत्य नहीं होगा। वो कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना है। वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है। बिल्कुल सही भाई। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। वह रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा है कि वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं करते। तो वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन इसमें लिखा है नहीं करते हैं। तो इसलिए कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला गलत होगा और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है यह अनुच्छेद 60 में वर्णित है। पहली बात आपको यह ध्यान रखना है। कौन दिलाता है शपथ भारत के राष्ट्रपति को? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मोटा मोटी तौर पर 2 बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 60 वाली और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा साथियों किसे नियुक्त नहीं किया गया?
तो अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसे नियुक्त नहीं किया जाता है? तो साथियों, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो कौन करते हैं भाई, ये सवाल पैदा होता है। अनुच्छेद 160 जब पढ़ोगे, सॉरी अनुच्छेद 164 जब पढ़ोगे, तो उसमें लिखा होगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं बल्कि राज्यपाल करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कभी को ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कब से कब तक साथियों ये राष्ट्रपति रही हैं? तो 2007 से लेकर 2012 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहीं। अब उसके बाद देखिए, भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर साथियों कौन होते हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? चलिए, तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूं कि भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो क्या इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है जो कि भारत का राष्ट्रपति हो? तो नहीं दिख रहा है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो द्रौपदी मुर्मू जी होगा, जो कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति ही भारतीय सुरक्षा बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न, क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 33 प्रश्न हम लोगों ने देखे संविधान के। अंतिम प्रश्न आपके लिए कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार की गारंटी नहीं देता है? यानी कि कौन सा मौलिक अधिकार इसमें से नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्वाधीनता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या व्यवसाय का अधिकार? तो ये साथियों अंतिम प्रश्न है, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आप सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।